हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। अब तक हमने देखा कि कैसे पुर्तगीज ने भारत के समुद्री रास्ते को खोजा और अपना पहला कदम जमाया। फिर उसके बाद आते हैं डच, जिन्हें व्यापार में सफलता तो मिली लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं मिली। फिर उसके बाद आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जिन्होंने व्यापार से शुरू किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर वो राज करने लगे। अब बारी आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जब भी हम भारत में यूरोपीय शक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से नाम दिमाग में आते हैं? ऑफ कोर्स ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच, राइट। इन्होंने तो हिस्ट्री बुक्स में अपनी खास जगह भी बना ली है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि एक और छोटी लेकिन इक्वली फैसिनेटिंग यूरोपियन पावर भी इंडिया आई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, द डेन्स। डेनमार्क, आप लोकेशन देखो, ये है डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला जो नदर्न यूरोप है, फिर यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, पोलैंड है। तो यहाँ वाला जो रीजन है जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, ये वाला है डेनमार्क। इसे नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक देश को स्कैंडिनेवियन कंट्री से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो नॉर्डिक कंट्री का एक सबसेट है। नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इवन ग्रीनलैंड, ये सब उसमें आते हैं। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब आते हैं। तो डेनमार्क ये नॉर्डिक देश जो अपने वाइकिंग विरासत और मॉडर्न डिजाइन के लिए मशहूर है, कभी एशिया के स्पाइस ट्रेड और इंडिया के रिचेज में हिस्सा लेने आया था। इनका इंडिया में आना, अपनी कॉलोनीज बनाना, वहां के चैलेंजेस को फेस करना और फिर इवेंचुअली यहाँ से चले जाना, ये सब कुछ यूनिक और अंडरटोल्ड है। तो आज हम इस पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे, उनके आने से लेकर उनके जाने तक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये डेन्स थे कौन, ये क्यों यहाँ आए थे और इंडिया में इनकी क्या लेगेसी रही थी। तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी से। यूरोप में एक रेस चल रही थी, एशिया के रिच ट्रेड रूट और यहाँ के स्पाइसेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि यूरोप में एक एम्बिशियस रेस ट्रेड हो रहा था, रेस चल रही थी कि भारत आने वाले के समुद्री मार्ग पर उनका कंट्रोल हो, भारत के जो मसाले हैं, जो व्यापार जिन चीजों का हो रहा है, उन सब पे इनका कंट्रोल हो। तो इसके लिए एक रेस चल रही थी। पोर्तुगल और स्पेन तो पहले से ही पूरी दुनिया में आगे थे। वैसे पोर्तुगल जो थे वो आए थे अपने यहाँ, स्पेनिश जो लोग थे वो अमेरिकन एरियाज में गए थे। और अब इंग्लैंड और नीदरलैंड भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर इस रेस में कूद चुके थे। हर कोई स्पाइसेस, सिल्क, प्रीसियस गुड्स का व्यापार करके मालामाल होना चाहता था। डेनमार्क एक छोटा देश होने के बावजूद इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। उनके विजनरी किंग क्रिश्चियन फोर्थ ने देखा कि कैसे उनके यूरोपियन नेबर्स ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं। उन्हें लगा कि डेनमार्क को भी इस ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी सोच थी कि इससे डेनमार्क की शक्ति और धन, यानी पावर एंड मनी, दोनों जो है वो इंक्रीज होंगे। और इसी सोच के साथ 17th ऑफ मार्च 1616 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, बिल्कुल ब्रिटिश और डच कंपनी की तहत। और इसका भी मेन मकसद था ट्रेड और कोलोनाइजेशन। वैसे कोलोनाइजेशन तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नॉर्मली लेके चलो। मेन मकसद क्या था इनका? तो ट्रेड। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। डेनिश कंपनी को शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनके पास बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं थे और शुरुआती एक्सपेडिशन जो थी वो अक्सर मुश्किलों से भरी होती थी। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की पूरी जारी रखी। उनका फोकस था स्पाइस ट्रेड पर। ठीक है, उनका जो फोकस था वो किस चीज पे था? तो उनका फोकस था स्पाइस ट्रेड पर, खासकर पेपर पे। और इंडियन टेक्सटाइल भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि कॉटन वाला जो पोर्शन हो गया, यानी स्पाइस और टेक्सटाइल ट्रेड पे उनका मेन फोकस था।
अब जब कंपनी बन गई तो अगला क्रूशियल स्टेप था इंडिया में अपनी एक जगह बनाना। कंपनी का फॉर्मेशन कब हो रहा है? तो 17 मार्च 1616। अब चूंकि कंपनी बन गई है तो जो अगला क्रूशियल स्टेप था वो था इंडिया में एक फुटहोल्ड बनाना, और इसके लिए उन्होंने चूज किया साउथ इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट। ये वाला मालाबार कोस्ट है, ये वाला कोरोमंडल कोस्ट है। तो इन्होंने कौन सा एरिया चूज किया? तो इन्होंने चूज किया कोरोमंडल कोस्ट। ओके। और 1620 में डेनिस एडमिरल था ओवे गेजेडे, वो यहाँ पहुंचता है और उसका जहाज था वो थंजावुर के नायक जो रूलर थे उस समय राजा रघुनाथ नायकर, वो देखो सिंपल सी बात, वहां का एक पर्सन है ओवे ओवे गजेडे, वो यहाँ पहुंचता है कोरोमंडल कोस्ट में। वो अपने जहाज से निकल रहा होता है, तभी थंजावुर के एरिया में जहाँ के रूलर थे राजा रघुनाथ नायकर, तो राजा रघुनाथ नायकर के इलाके में तकनीकी खराबी कारण जो उसका जहाज था वो फंस जाता है। यानी ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ने एक फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। जो ओवे गेजेडे था इसने राजा रघुनाथ नायकर के साथ एक ट्रीटी साइन की, और इस ट्रीटी के मुताबिक डेन्स को एक छोटा सा कोस्टल टाउन मिला जिसका नाम था उस समय ट्रांकेबार, जो आज तमिलनाडु में है। ओके। तो ट्रांकेबार जो था उसका नाम अब चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी बुक्स में नॉर्मली आपको ट्रांकेबार ही मिलेगा, तो आपको ट्रांकेबार ही दिमाग में लेकर चलना है। और इसी के साथ ट्रांकेबार बन गया डेनिस इंडिया की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है 1620 में डेनिस एडमिरल अराइव हुआ। राजा रघुनाथ नायकर जो थे तंजावुर के, उनके साथ इसने ट्रीटी साइन की जिसके तहत स्मॉल कोस्टल टाउन इनको मिल गया ट्रांकेबार। फिर ये जो था डेनमार्क का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इंडिया में होता है। यहाँ पर आते ही ट्रांकेबार वाले रीजन में आते ही डेन्स ने सबसे पहले एक मजबूत फोर्ट बनाया, फोर्ट डैन्सबर्ग। इसका नाम क्या है? तो फोर्ट डैन्सबर्ग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम। यहाँ पे तो फोर्ट डैन्सबर्ग किससे रिलेटेड है, ये सवाल पूछ सकता है। तो फोर्ट डैन्सबर्ग किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सी बात है, डेनिस से। इस फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1620 में शुरू हुई, और ये आज भी ट्रैंकेबार में शान से खड़ा है। फोर्ट डैन्सबर्ग डेनिस आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है इंडिया में। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि डेनिस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हब और ट्रेडिंग पोस्ट भी था। यहाँ से वो लोकल ट्रेडर्स के साथ स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन और कई सारी अन्य चीजों का व्यापार करते थे। अब देखते हैं चैलेंजेस एंड कंपटीशन। अब आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए 17th सेंचुरी में कि एक छोटा सा नॉर्डिक देश जिसके लोग हजारों किलोमीटर दूर साउथ इंडिया के कोस्टल टाउन में अपनी कॉलोनी बना रहे थे। ये अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट था। ट्रांकेबार जो था वो उनका क्राउन जेवल था, जहां डेनिस फ्लैग्स लहराते थे और यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंगें इंडियन लैंडस्केप में नजर आती थी। डेन्स का इंडिया में जो सफर था वो कभी भी आसान नहीं रहा। उन्हें शुरुआत से ही कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिसोर्सेस की कमी, यानी कि डेनमार्क से उनको रेगुलर फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था। कई बार उनके पास एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और उन्हें लोकल लोगों से उधार भी लेना पड़ता था। तो ये स्थिति है, देखो कि अपने जो सर्वेंट्स है, कंपनी के जो लोग हैं, उनको पैसे देने के लिए उनके पास फंड नहीं है, सैलरी देने के लिए फंड नहीं है, लोकल लोगों से उनको उधार लेना पड़ता था। आप उनकी स्थिति समझ सकते हो। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी उनके बड़े और एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स लाइक द ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड द डच। वैसे मेन इनका है ब्रिटिश और फ्रेंच। ये दोनों पावर में सुप्रीमेसी में ये जो पावर थी वो बहुत ज्यादा आगे थी, और उन्होंने कई बार आपस में बड़े बड़े युद्ध भी लड़े, जैसे कर्नाटिक वॉर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बारे में। यानी ये जो दोनों पावर थी ये आपस में बहुत ज्यादा सुप्रीम थी, और ये दोनों आपस में बहुत बड़े बड़े बैटल्स कर चुकी थी, वॉर फॉट कर चुकी थी। डेनिस सेटलमेंट अक्सर इन बड़े झगड़ों के बीच में आ जाती थी।
ब्रिटिश और फ्रेंच डेन्स को अपना ट्रेड रूट पर एक छोटा सा न्यूसेंस ही मानते थे और कई बार उनके ट्रेड पर ब्लॉकेट्स भी लगाए जाते थे। डेन्स की कोशिश की अपनी रीच बढ़ाया जाए, ट्रांकेबार के अलावा उन्होंने बंगाल में भी एक सेटलमेंट बनाई जिसका नाम था श्रीरामपुर। कहीं कहीं से श्रीरामपुर भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन का बस डिफरेंस है। तो ये मैं आपको देखो, तो डेनिस ने क्या किया, तो वो अपना रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रांकेबार के अलावा उन्होंने बंगाल में भी एक सेटलमेंट बनाई जिसका नाम था श्रीरामपुर, जिसे डेनिस में अलग नाम से जाना जाता है, फेडरिक्स नैगोर उसको कहते हैं। ये कोलकाता के पास हुगली रिवर के किनारे थी। यहां से उन्होंने इंडिगो, ओपियम और टेक्सटाइल ट्रेड में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ उन्होंने निकोबार आइलैंड पे भी अपना क्लेम किया। ओके, तो ये जो थे, यानी कि ये जो श्रीरामपुर था, यहाँ से वो स्पाइसेस और अदर गुड्स को ट्रेड करते थे। लेकिन उनका कंट्रोल जो था वो निकोबार पर भी बहुत लिमिटेड रहा और उन्हें अक्सर मलेरिया और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता था। उनकी सेटलमेंट कभी भी ब्रिटिश या फ्रेंच सेटलमेंट जितनी बड़ी या प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई। एक तरह से वो हमेशा इन बड़े हाथियों के बीच में फंसे रहते, यानी ये एक तरीके के हाथी ही थे एज कंपेरिजन टू डेन्स, और वो कोशिश करते थे कि वो इनके पैरों के नीचे कुछ लेना जाए। क्लियर? तो ये थे इनके चैलेंजेस और कंपटीशन। यानी कि देखो, इन्होंने अपना एक्सपेंशन तो किया है, एक्सपेंशन ज्यादा नहीं किया है। इधर वाले रीजन में ये ट्रांकेबार में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि श्रीरामपुर वाले रीजन में, यानी कोलकाता के श्रीरामपुर में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। फिर आपको निकोबार आइलैंड में भी ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड इधर के एरियाज में है, तो निकोबार में भी करते हैं। तो यहाँ पे निकोबार, ये सब एरियाज में इनको मलेरिया से, अन्य सारी बीमारियों से जूझना पड़ता था। तो ये सारी चीजें चैलेंजेज और कंपटीशन में ही आ जाएंगी। क्लियर? यानी इनके फैक्ट्री कहाँ कहाँ थे, इस बात को क्लियर कर लो। तो ट्रांकेबार में, ओके, श्रीरामपुर में और निकोबार में। अब बात करते हैं इनके कल्चरल इंपैक्ट और लेगेसी की। तो डेन्स सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं थे, उनका इंडिया पर कुछ कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट भी रहा। ट्रांकेबार में उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं बनाए। क्लियर? ट्रांकेबार में उन्होंने केवल ट्रेडिंग पोस्ट ही नहीं बनाया, बल्कि चर्चेस, यानी कि चर्च, स्कूल और प्रिंटिंग प्रेस भी एस्टैब्लिश किया। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एक क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी। देखो, ये पहले मैं क्लियर, ये देखो, बियॉन्ड ट्रेड द डेन्स लेफ्ट अ यूनिक कल्चरल मार्क स्पेशली इन ट्रांकेबार। ये मैंने अभी पूरा आपको डिस्कस कर दिया है। क्रिश्चियन मिशन, दे एस्टैब्लिश्ड अर्ली प्रोटेस्टेंट मिशंस, फर्स्ट तमिल बाइबल, प्रिंटिंग प्रेस। तो इन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। 1706 में डेनमार्क से 2 मिशनरीज आई थी। ये ट्रांकेबार पहुंचती हैं कब? तो 1706 में। 1706 में डेनमार्क से 2 क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांकेबार पहुंचती है। ये इंडिया में पहला प्रोटेस्टेंट मिशनरीज में से एक था। उन्होंने यहाँ स्कूल्स खोले और सबसे रिमार्केबल बात ये थी कि इन्होंने तमिल लैंग्वेज को सीखा और 1715 में बाइबल का न्यू टेस्टामेंट इन्होंने तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर दिया। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा सिचुएशन कि एक यूरोपियन साउथ इंडियन लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट कर रहा है, वो भी 18th सेंचुरी की शुरुआत में। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसने इंडियन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस स्टडीज पे भी गहरा असर डाला। ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन भी बाद में कंप्लीट किया गया। उन्होंने ट्रांकेबार में एक प्रिंटिंग प्रेस भी सेट किया था जिससे तमिल और दूसरी लैंग्वेज में बुक्स वगैरह जो थी वो प्रिंट होती थी। क्लियर? यहां तक क्लियर होगा आपको। इससे सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज और एजुकेशनल बुक्स भी पब्लिश हुई। आज भी ट्रांकेबार में आप डेनिश इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। जियोन चर्च, फोर्ट डैन्सबर्ग और वहां की कई पुरानी डेनिश स्टाइल की बिल्डिंग है, सब उस दौर की कहानियां सुनाती है। वहां की क्वाइट चार्म और यूनिक ब्लेंड ऑफ डेनिश एंड इंडियन एस्थेटिक
ट्रांके पार्क को एक लिविंग म्यूजियम जैसा फील देता है। ये जगह एक रिमाइंडर है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे से मिले और नए तरीकों से वो इवॉल्व होते हैं। तो फिर इस छोटे से देश का ये जो इंटरेस्टिंग सफर था, आखिरकार वो खत्म कैसे होता है? दैट इज डिक्लाइन एंड डिपार्चर। तो डेनिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसकी किस्मत यूरोप में होने वाले पॉलिटिकल अपहीवल से जुड़ी हुई थी। नेपोलियनिक वॉर्स अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटेन ने डेनमार्क पर कई बार अटैक किया। यानी कि ब्रिटेन अटैक कर रहा था किस पे? तो ब्रिटेन अटैक कर रहा था डेनमार्क पे। ब्रिटेन ने कई बार डेनमार्क पर अटैक किया क्योंकि डेनमार्क जो था यह फ्रांस का एलाई था। इससे डेनिश ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो गए और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्लियर? कंपनी के फाइनेंसेस पूरी तरह से बिगड़ गए थे। उनकी सेटलमेंट जो कभी प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद थी, अब वो बोझ बन चुकी थी। 1845 तक डेनमार्क को रियलाइज हो गया कि इंडिया में अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उनके लिए अपनी कॉलोनीज को मेंटेन करना अब फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए 1845 में डेनमार्क ने अपनी सारी इंडियन पोजीशंस सॉरी ट्रांकेबार, सेरामपुर और निकोबार आइलैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। कितने में? तो फॉर अ सम ऑफ 12.5 लाख रुपीस। क्लियर? और इसी के साथ डेन्स का इंडिया में लगभग 225 साल का जो सफर था वो खत्म हो जाता है। उनका एग्जिट बहुत ही क्वाइट और डिप्लोमेटिक था, कोई बड़ी लड़ाई या बिना तकरार के। और शायद यही वजह थी कि डेन्स की जो कहानी है वो ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज के मुकाबले ज्यादा डिस्कशन में नहीं आती है। उनका स्केल छोटा था, उन्होंने कोई बड़े मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं किए और उनका डिपार्चर भी पीसफुली था। यानी कि ये स्मॉल स्केल की कंपनी थी। इनकी टेरिटोरी, ट्रेड वॉल्यूम ये बहुत छोटी छोटी थी एज कंपेरिजन टू ब्रिटिश, डच, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। ये कोई बड़ी लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया, जैसे एंग्लो कैनाटिक वॉर हुआ था, ये सब बड़ी बड़ी लड़ाइयां थी, तो इनका ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनका जो एग्जिट था वो भी काफी पीसफुली था, काफी डिप्लोमेटिक था। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कहानी कम इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताती है कि इंडिया जो था वो कितना आकर्षक और वैल्यूएबल था कि छोटे से छोटे यूरोपियन नेशंस भी यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने आते थे। तो अब ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये एक चार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था, तो अब तक हमने देखा था, अब तक हमने क्लियर किया है पोर्तुगीज के बारे में, पोर्तुगीज के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, 2 वीडियो में क्लियर किया है। डच के बारे में कवर किया, ब्रिटिश के बारे में कवर किया और आज डेनिश को भी कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वैसे आप अधिकतर जगह देखोगे तो इस चैप्टर को इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये अपना इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अभी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, कल्चरल इंपैक्ट इसका है। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को, वैसे ये जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया काफी डिटेल में मैंने आपको क्लियर करा दिया है, फिर भी मैं एक रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूँ। पोर्तुगीज का आगमन कब होता है? तो 1498 में। 1497 में 3 जहाजी बेड़े निकलते हैं जिसका हेड कौन था? तो वास्को डी गामा। 11 महीने का सफर तय करके मई 1498 में यह केरल के कालीकट में आता है, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और 40 तो एंट्री कब होती है पोर्तुगीज की? 1498 में। ये पहली फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश करते हैं? क्योंकि पहली फैक्ट्री का पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं 1500 में। 1500 में पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं कहां पे? तो कैलीकट में, मालाबार कोस्ट, इसे कोझिकोड भी बोला जाता है। तो पोर्तुगीज 1498 में आते हैं, पहली फैक्ट्री इन्होंने कैलीकट में 1500 में एस्टैब्लिश की। उसके बाद है डच। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप देखोगे जब पढ़ोगे, और मैंने पहले ही पढ़ा है कि 1600 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन इंडिया पहले कौन आता है? तो डच पहले आते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया कब आते हैं? तो 1608 में। क्लियर? तो अब देखो डच का आगमन कैसे होता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है आपको 1602 में। ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। तो डच की पहली फैक्ट्री कहां है? तो मसूलीपट्टनम में। कब? तो 1605 में। क्लियर? ब्रिटिशर्स कब इंडिया आते हैं? तो 1608 में। सूरत में लैंड करता है कौन? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। और पहली फैक्ट्री भी ये सूरत में ही बनाता है। कब? तो 1613 में। अब देखो यहां भी कंफ्यूजन होता है कि मसूलीपट्टनम होगा या फिर सूरत होगा। तो 1611 में देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस का जो प्रोपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसका मिशन एक फेल्योर था। तो सूरत में जो फैक्ट्री बनाने का परमिशन था वो मिल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज का उस समय इन्फ्लुएंस मुगल कोर्ट में ज्यादा था। तो इस कारण से सूरत में फैक्ट्री बनाने का इनको परमिशन नहीं मिल पाया था। तो इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में एक कच्ची फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। वो कोई फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री नहीं थी। फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री जो है ये मसूलीपट्टनम में 1616 में स्टैब्लिश करते हैं। और सूरत में जो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था 1612 में, उसके बाद मुगल एम्पायर जो था वो इनसे इंप्रेस हो गया था ब्रिटिशर्स से, और इनको फैक्ट्री बनाने का परमिशन दे दिया था। और सूरत में 1613 में प्रॉपर फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। और मसूलीपट्टनम में प्रॉपर फैक्ट्री 1616 में स्टैब्लिश होती है। किसकी? तो ब्रिटिशर्स की। और कच्ची फैक्ट्री वहां पे कब स्टैब्लिश होती है मसूलीपट्टनम में? तो 1611 में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना डिस्क्रिप्शन का यूज करके इसका जवाब देना होगा। वैसे सूरत में पहली फैक्ट्री आती है, मसूलीपट्टनम में नहीं। बहुत जगह आपको मसूलीपट्टनम दिखाया जाएगा लेकिन वो कच्ची फैक्ट्री थी। प्रॉपर फैक्ट्री 1616 में स्टैब्लिश होती है। उसके बाद फिर डेनिस हमने आज पढ़ा। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो 1616 में। डेनमार्क वाला जो कंट्री है ये ट्रांकेबार में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। कब? तो 1620। जो मैंने बताया था अनफॉर्चुनेट इवेंट लेड टू फॉर्चुनेट हैपनिंग। क्लियर? तो अब ये लोकेशन है, जैसे ये सूरत है। तो सूरत में कब फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है? 1613 में। कौन करता है? तो ब्रिटिशर्स। ये है आपको कैलीकट। कैलीकट में कौन फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है? तो पुर्तगीज। कब? 1500 में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था इस समय। मसूलीपट्टनम में कब फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं? ये देखो ये कौन है? तो ये डच है। डच, कंफ्यूज नहीं होना है ब्रिटिशर्स से। डच यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं 1605 में। फिर ये रीजन आता है ट्रांकेबार। ये सब जो नाम है ना, ये सब मॉडर्न नेम है, ये चेंज हो चुके हैं पुराने टाइम से। कैलीकट, ट्रांकेबार कुछ, और फिर ये मसूलीपट्टनम, ये सब नाम चेंज हो चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे ट्रांकेबार में कब फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है? तो 1620 में। कौन करता है? तो डेनिस। तो ये लोकेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।